स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। बेसिकली ये भी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन को रोकती है। यानी हम यूँ बात करते हैं कि जैसे एक ग्राउंड पे अगर हम फुटबॉल को देखें, इसको हम किक लगाते हैं इसको आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो अब ये फुटबॉल जो है, जब हम इसको किक लगाते हैं तो ये कुछ देर मूव करता है और फिर उसके बाद ये रुक जाता है। अब ये क्यों रुका है? इसको तो मूव करते रहना चाहिए था। इसका मतलब कि इसको कोई फोर्स लग रही थी जो कि इसमें डिसलरेशन प्रोड्यूस कर रही थी। यानी अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो फोर्स जो है वो आखिर कहाँ से जनरेट हो रही होगी या किस वजह से जनरेट हो रही होगी। तो हमने ये देखा कि वो फोर्स जो है बेसिकली जो इस फुटबॉल की सरफेस और इस ग्राउंड की सरफेस का एक कांटेक्ट है, इसकी वजह से, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। यानी हमने देखा यहाँ पर के जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है फ्रिक्शन, या अपनी यानी हम कह सकते हैं कहाँ से बन रही है, वो इस कांटेक्ट जो ये फोर्स है इसकी वजह से। जैसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स जो है हमारे पास ये क्या होती है जी? फ्रिक्शन होती है। और दूसरी बात, अगर हम एयर पार्टिकल्स को देख लें तो एयर पार्टिकल्स भी जो है उस तक मोशन को रोक रहे हैं। यानी अगर अगर हम इस बात को इस तरह से लें कि अगर हम एक बाइक चला रहे हो और साइकिल चला रहे हो तो हमें वो एयर पार्टिकल्स जो कि हम आम वॉकिंग में जब मूव कर रहे होते तो हमें नहीं महसूस होते, लेकिन बाइक में वो बहुत ज्यादा महसूस होते हैं। यानी हमें ये पता चल रहा है कि जो मोशन को रेजिस्ट करती है फोर्स, वो होती है जी फ्रिक्शन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर इसके भी यूनिट जो होंगे वो न्यूटन्स ही होंगे, क्योंकि जैसे फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूटन है। अब इसको हम कैपिटल एफ से भी जाहिर कर सकते हैं और इसे हम जो है वो स्मॉल एफ से भी जाहिर करते हैं। यानी नॉर्मली जो हम फ्रिक्शंस जो हम डिस्कस करते हैं उसमें हम स्मॉल एफ से फ्रिक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब हम ये बात देखी कि अगर मोशन को रोकना है तो फ्रिक्शन उसको उसमें जो है वो अहम रोल अदा करी। लेकिन क्या हमेशा रोकने के लिए ही फ्रिक्शन काम आती है? नहीं। अगर हम इस बात को अब यूं लें कि एक पर्सन जो कि ग्राउंड पे चल रहा है, अगर आप देखें तो इसके जो पाँव और इसकी पाँव की यानी कांटेक्ट है इसकी जमीन के साथ, दोनों की सरफेसेस इन कांटेक्ट है। और जितनी हमारी सरफेस जो है, ये दोनों सरफेस जितनी रफ होंगी उतनी ज्यादा इनमें जो एक स्ट्रॉन्ग में कहूँगा कांटेक्ट होगा, जिससे कि फिर अगर ये पर्सन अगर पीछे की तरफ एक्शन करता है, एक फोर्स लगाता है, तो रिएक्शन में वही फोर्स इसको आगे की तरफ लगती है और ये बड़ी आसानी से ग्राउंड पे मूव कर सकता है। लेकिन अगर मैं यही बात जो है वो एक आइस पर ले आऊँ और एक बंदा जो है, यही बंदा अगर आइस पे चल रहा होगा, चले मैं इसको आइस के लिए ब्लू शेड कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि पर्सन जब पीछे जब फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन के तौर पर जब आगे की तरफ फोर्स लगनी है, लेकिन अब वो जो कांटेक्ट नहीं है उससे ये प्रॉपर सही तरीके से मूव नहीं कर पाएगा और इसको अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी वहां पर हमारे लिए मूव करना बड़ा टफ हो जाता है। यानी इसी बात को हम यूं यूं भी ले सकते हैं कि हम एक टेबल ले लें जो कि हमें बहुत स्मूथ नजर आ रही है, यानी हमें लगता है कि बहुत शाइनिंग है, बहुत इसको पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी की टेबल ले लें। और दूसरी तरफ हम एक जो है वो आइस का एक ब्लॉक ले लेते हैं। चले मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, आइस का एक ब्लॉक ले लेते हैं इधर। और इसके ऊपर अगर मैं जो है इस तरह से अब एक कोई प्लास्टिक की मैं छोटी सी बॉल बना लेता हूँ जी। यहाँ पर चले मैं एक बॉल यहाँ पे बनाता हूँ, ये प्लास्टिक की बॉल है, यहाँ भी मैंने वही बॉल रख दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पे फोर्स लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ इस पे फोर्स। फर्ज करें मैंने इस पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की राइट साइड पे, ठीक है। तो अब ये बॉल मूव करेगी, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर स्लाइड करते करते ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बॉल को अगर मैं देखूं तो ये बॉल, इस पे भी मैंने उतनी ही फोर्स लगाई, लेकिन ये जिस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है वो आइस है, ठीक है, जबकि ये वुड थी। तो हमने देखा कि जो ये वाली बॉल है ये बहुत ज्यादा मूव की, एक तो तेजी से मूव कर रही थी और यहाँ पे अगर दीवार है उससे भी टकराई, वापस आई, यहाँ पे आके कहीं रुकी, यानी बड़ी आसानी से ये मूव कर रही थी। तो इससे हमने ये देखा कि जो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो कांटेक्ट है, यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर वीक है। अब उसकी क्या वजह हुई? यानी हमने जब इसको जो है थोड़ा सा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया तो हमें ये बात पता चली कि ये सरफेस जो कि वुड वाली है और ये सरफेस जो कि आइस वाली है, अगर हमें बहुत पॉलिश नजर आ रही है लेकिन इनमें हिल्स एंड ग्रूव्स हैं, यानी इनकी सरफेस जो है इसमें इस तरह से उभार है, इसी तरह उतार है, ये उभार है, इसमें हिल्स और ग्रूव्स ज्यादा हैं, यानी इस तरह से इसकी रफनेस हमें नजर आ रही है। ये अगर आप देखें तो ये टेबल है, ठीक है, इसको मैं वुड कह देता हूँ कि ये वुड है। अब इसके ऊपर जो हमने दूसरी ऑब्जेक्ट रखी है उसका जो कांटेक्ट है इसके साथ है। अब अगर ये फर्ज करें एक बॉल मैंने बनाई थी, अगर ये कोई ब्लॉक होता तब भी यही बात होनी थी। तो अब अगर मैं ये बात यूं कहूँ कि ये मेरे पास जो ब्लॉक है इसका जो कांटेक्ट है, इसका भी अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू ले ले अगर हम यहाँ से, तो हमें इसमें भी हिल्स एंड ग्रूव्स नजर आ रहे हैं जो कि इसके हिल्स एंड ग्रूव के साथ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे में धंसे में, यानी इससे ये कांटेक्ट फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या जी, फ्रिक्शन है।
अब दूसरी बात, अगर हमने दूसरे एंड इधर इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है जो कि, चलें इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन के सामने ले आता हूँ जी। ये जो सरफेस है, अगर हम चलें अब इसको इसके हवाले से बात कर लेते हैं, तो आइस में भी जो है वो हिल्स एंड ग्रूव्स थे, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा उनमें, यानी हम कह सकते हैं पॉलिश पॉलिश एक तरह से हुए होते हैं, यानी इनमें जो एक डिफरेंस था वो लकड़ी के टुकड़े के निस्बत जरा कम था। ठीक है, ये आइस का एक ब्लॉक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ आइस। अब इसके ऊपर वही ऑब्जेक्ट जो कि मैंने इधर बनाया था, इसको अगर मैं इसके ऊपर स्लाइड करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर सही तरह से मूव नहीं कर, यानी इसके ऊपर सॉरी ये सही तरह से मूव कर रहा है, तेजी से क्विकली मूव कर रहा है। अब इसका हमें जब रीजन मिला तो हमने देखा कि इसके हिल्स और ग्रूव्स जो है, हिल्स और ग्रूव्स ये यहाँ पे इनको बना देते हैं जी, हिल्स और ग्रूव्स जो है वो कम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस पे वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो बड़ी स्मूथली मूव कर रहा है। इस वजह से ये फ्रिक्शन थी, जो मोशन को रोकने वाली फोर्स थी, वो इस इन दो के, यानी इन दोनों के कांटेक्ट में कम है और इन दो ब्लॉक्स के कांटेक्ट में ज्यादा, यानी वुड और ये कोई भी, चले मैंने यहाँ प्लास्टिक का ये जो है एक बात की थी, प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट है, ये भी प्लास्टिक का वही ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये बात हमें पता चलती। फिर हमने एक और बात देखी कि ये दोनों जो हमारे पास सरफेसेस हैं, अगर इसका मैस बढ़ा दिया जाता, प्लास्टिक का मैस बढ़ा दिया जाता और वुड का मैस जो है, या अगर चलें प्लास्टिक को अगर मैं नीचे रख दूं और वुड उसके ऊपर रख दूं, तो फिर यानी जाहिर बात है कि यहाँ पर इसका मैस जो है, चूंकि ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा इस तरह से। ठीक है, यानी अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को भी इधर अप्लाई कर लें तो हम ये यूं कह सकते हैं कि प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वुड के ऊपर, वो वेट है इसका। ठीक है, इस तरह से W वेट से मैं जाहिर कर देता हूँ, और वुड का ब्लॉक जो वही फोर्स प्लास्टिक ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अब इस तरह है कि अगर ये मैस में किसी एक इसका, जैसे मैंने प्लास्टिक की बात की, बढ़ा दूंगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है इन दोनों के दरमियान ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल यहाँ भी वही बात है, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए यही बात है कि वो फ्रिक्शन फिर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि जो कि वेट से जिसका ताल्लुक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे अगर हम देखें तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करती है। और अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ले आऊं, यानी यहाँ पर इक्वालिटी का साइन ले आऊं और इधर मुझे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लिख दूं, तो ये म्यू आ जाएगा, म्यू आर। यानी म्यू जो है बेसिकली एक रेशियो है हमारे पास जिसके कोई यूनिट नहीं होंगे, जो कि फ्रिक्शन ओवर आर के इक्वल होगी। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम में एक जैसी फ्रिक्शन नहीं रहेगी। हमने बात ऑब्जर्व की कि जब मैं इस ब्लॉक को इसके ऊपर, प्लास्टिक ब्लॉक को वुड के ऊपर स्लाइड कर रहा था, मैं इस पे फोर्स लगाया था, फर्स्ट कर मैंने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये ब्लॉक मूव नहीं किया। मैंने 7 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये ब्लॉक मूव करना शुरू हो गया। यानी इसका मतलब, या 6.1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर गया। इसका मतलब कि 6 न्यूटन तक जो फोर्स इसे मैक्सिमम रोक रही थी, फ्रिक्शन वाली फोर्स, उसे मैं कहूंगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन तो शुरू से ही रही, लेकिन जो अपनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हमारे पास कितनी आ रही है जी, वो 6 आ रही है। तो वो हमारे पास कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी वो फ्रिक्शन, अब मैं यूं बात करूंगा कि वो फ्रिक्शन जो कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है, उसके उस दौरान जो फ्रिक्शन मौजूद होती है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली उसको रोक रही होती है मूव करने से, वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे होते हैं, उसी के साथ साथ वो बढ़ी थी, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है और वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है। अब वो फ्रिक्शन जो है, जो कि अब सिस्टम में इन दोनों के दरमियान थी, जो कि एक रेशियो जो मैंने बता दिया, कोफिशिएंट एक एग्जिस्ट कर रहा रेशियो, अब वो पहले की निस्बत कम हो जाता है। अब वो क्यों कम हो जाता है, उसका रीजन हमें यहाँ से मिलता है कि ये जो हिल्स और ग्रूव्स आपस में मिले हुए थे, धंसे हुए थे, वो उनमें जो एक मोशन जब स्टार्ट हुआ तो ये आपस में एक दूसरे जकड़े हुए थे, वो निकल गए वहां से। अब एकदम से अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक कमी पेश आती है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद इस तरह से, चले मैं ग्राफ से अगर समझाऊं तो ये अप्लाइड फोर्स हम इस तरह से ले रहे हैं, और ये वाली वो फ्रिक्शन वाली फोर्स है जो कि ये डिपेंड है इसके ऊपर कर रही है, फोर्स के ऊपर। तो अब देखें जैसे जैसे फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रही थी कि ये अपनी पीक पे आई। अब ये यानी मोशन स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो जो ये यहाँ तक जो है ये हमारे पास म्यू, सॉरी इसको मैं एफ एस कहूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो ये फ्रिक्शन अब कम हुई और फिर कांस्टेंट उतनी ही रही। यानी ये इसलिए रही कि फिर स्लाइड करें हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो वो आपस में उनमें जो हिल्स और ग्रूव्स हैं, फिर वो एक ही रेशियो से, एक ही
तरीके से वो जो है वो यानी एक दूसरे में कॉन्साइड रहेंगे, इससे हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है जी, कम होती है। और इसी तरह इसका कोफिशिएंट जो है वो भी इससे कम होता है।